गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में बात चल रही थी शेयर से संबंधित, उसके हरण से संबंधित हमारी बात हो चुकी थी। ठीक है, उनका समर्पण हो गया था, लेकिन आज उसके हम डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। अंशों का हरण और अंशों का समर्पण। तो इसके डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे हरण और समर्पण से संबंधित। तो उसी तरीके से आपको बनाना है क्रम संख्या, अंतर का आधार, अंशों का हरण और समर्पण। तो पहला पॉइंट है क्रम संख्या में क्या? इच्छा। अंशों का हरण अंशधारी की इच्छा पर निर्भर करता है। किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? ये अंशों का हरण कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है, और अंशों का समर्पण अंशधारी की इच्छा पर समर्पण करता है। ठीक है, उसके बाद अनिवार्य एवं ऐच्छिक। अनिवार्य एवं ऐच्छिक। अंशों का हरण अनिवार्य होता है। अगर यह हरण क्यों होता है? अगर अंशधारी अपनी याचना राशि का पैसा समय पर नहीं चुकाता और उसको बार बार सूचित भी कर दिया जाता है और फिर भी पैसा नहीं चुकाता, तो कंपनी द्वारा उसके शेयरों का, अंशों का हरण कर लिया जाता है। तो अंशों का हरण अनिवार्य होता है। और समर्पण क्या होता है? ऐच्छिक होता है। ये ऐच्छिक होता है। अंशों का समर्पण ऐच्छिक होता है। उसके बाद समय। अंशों का हरण करने से पहले क्या याचना राशि के भुगतान के लिए, भुगतान के पश्चात भी अंशधारी को समय दिया जाता है। अगर अंशधारी याचना राशि की जो ड्यू डेट है वो निकल जाने के बाद भी उसे 15 दिन का, फिर उसे फाइनल 3 दिन का, फिर उसे 1 दिन का समय और दिया जाता है। मतलब 15 दिन, 18 और 19 दिन और दिए जाते हैं। 30 दिन का समय तो पहले दिया जाता है। और अगर वो फिर भी पैसा नहीं चुकाता तो कंपनी द्वारा उसके शेयर्स का हरण कर दिया जाता है, इसे समय दिया जाता है। और समर्पण अंशधारी स्वेच्छा से करता है, तो उसके लिए उसे याचना राशि के भुगतान करने के लिए समय नहीं दिया जाता। और ये सब याचना के भुगतान से पहले ही हो जाता है समर्पण। याचना राशि के भुगतान से पहले हो जाता है समर्पण, पहले ही समर्पण कर दिया जाता है। और ये हरण याचना के भुगतान निकल जाने के बाद, याचना राशि का समय निकल जाने के बाद, उसकी तारीख जब ड्यू हो जाती है उसके बाद इनका हरण किया जाता है। आवेदन। अंशों के हरण के लिए अंशधारी कभी आवेदन करता है? नहीं, आवेदन नहीं करता। कौन कहता है कि मेरी राशि या मेरे शेयर्स जब्त कर लो? कोई अंशधारी नहीं कहता। अंशों के हरण के लिए अंशधारी आवेदन नहीं करता, बल्कि कंपनी ही अंशधारी को हरण की सूचना देती है। बल्कि कंपनी अंशधारी को, सूचना, आवेदन नहीं, सूचना देती है। और समर्पण में क्या होता है? समर्पण में अंशों के समर्पण के लिए अंशधारी द्वारा कंपनी को आवेदन किया जाता है। ये आवेदन करता है समर्पण के लिए। दंड का तत्व। दंड का तत्व, इसमें अंशों का के हरण में दंड का तत्व होता है, क्योंकि जब अंशधारी याचना राशि का भुगतान नहीं करता तो उसे दंड स्वरूप अंशों का हरण कर दिया जाता है। दंड स्वरूप क्या कर दिया जाता है? उसके अंशों का हरण कर दिया जाता है। याचना राशि का
भुगतान न करने पर। और इसे दंडित किया जाता है अंशों के समर्पण के लिए कोई दंड का तत्व नहीं होता, अंशधारी की इच्छा पर कोई दंड का तत्व नहीं होता। ये किसकी इच्छा पर? अंशधारी की इच्छा पर निर्भर करता है समर्पण। ठीक है, उसके बाद प्रतिफल। अब इसमें आप कहोगे प्रतिफल, अंशधारी जिसके अंशों का हरण किया जा रहा है तो उसे कोई प्रतिफल दिया जाता है? नहीं दिया जाता। जब वो पैसा ही नहीं चुका रहा उसको प्रतिफल क्या दिया जाएगा? और जबकि इस दशा में अंशधारी को याचना राशि या ब्याज की राशि, याचना राशि या ब्याज की राशि क्या कर दी जाती है? माफ कर दी जाती है। उसके बाद अंश प्रमाण पत्र लौटाना, अंश प्रमाण पत्र लौटाना। तो जिसके अंशों का हरण हो जाए वो कभी अंश प्रमाण पत्र लौटाएगा? वो भी अपने पास कोई एज ए प्रूफ के रूप में कोई रिकॉर्ड रखेगा ना। तो इसमें अंशधारी अंश प्रमाण पत्र नहीं लौटाता, और जबकि इसमें अनिवार्य होता है अंश प्रमाण पत्र लौटाना। जब आप समर्पण ही कर रहे हैं तो अंश प्रमाण पत्र लौटाना अनिवार्य होता है। उसके बाद सूचना का विज्ञापन। अब ये व्यक्ति अगर अपना अंश प्रमाण पत्र नहीं लौटाता तो कंपनी क्या करती है? समाचार पत्रों में विज्ञापन दे देती है ना कि फला व्यक्ति के पास हमारे शेयर्स हैं। और क्योंकि वो किस लिए देती है? कि वो व्यक्ति कहीं उन शेयर्स को ट्रांसफर करके किसी व्यक्ति से पैसे न ले ले, पैसे ना उठा ले, उसका हस्तांतरण कर सकते हैं ना शेयर्स का। तो वो ऐसा ना कर ले, जालसाजी ना कर ले, धोखाधड़ी ना कर ले किसी व्यक्ति के साथ। इसलिए कंपनी क्या करती है? जिस व्यक्ति के शेयर्स का हरण कर लिया जाता है उसकी सूचना किसके पास? समाचार पत्रों में विज्ञापन के रूप में निकाल देती है, कंपनी निकालती है। और समर्पण की दिशा में इससे संबंधित कोई सूचना समाचार पत्रों में नहीं दी जाती, इसकी सूचना नहीं दी जाती। उसके बाद बात आती है हमारी किसकी? दायित्व। तो हरण के बाद भी अंशधारी की का कुछ दायित्व बनता है जब तक वो बकाया राशि न चुका दे। बकाया राशि चुकाने का दायित्व बनता है उसका। ठीक है, और इसमें समर्पण में उसका दायित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसके बाद प्रक्रिया, लास्ट पॉइंट प्रक्रिया। तो अंश हरण में लंबी प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ती है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है? जब आप पहले आपको याचना राशि मांगते कंपनी, आप याचना राशि नहीं चुकाते तो कंपनी क्या करती है? अपने संचालक मंडल के साथ एक मीटिंग करती है, और मीटिंग करने के बाद वहां एक प्रस्ताव पारित करती है कि फला व्यक्ति के शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया जाए। तो लेकिन वहां पहले ये मीटिंग में ये बात होती है कि उसे एक बार समय दिया जाना चाहिए। तो आप जो जिस व्यक्ति के शेयर्स जब्त करने होते हैं उसे 15 दिन का समय और दिया जाता है, फिर उसे 3 दिन का समय दिया जाता है, फिर उसे फाइनल नोटिस भेजा जाता है कि कंपनी आपके शेयर्स को क्या कर रही है? फॉरफीचर्स कर रही है, उनका हरण कर रही है, क्योंकि आपको बार बार सूचित करने के बाद भी आपने ये नहीं किया, ये पैसे नहीं चुकाए। और समर्पण में क्या किया जाता है? इसमें संचालक मंडल की सभा में एक प्रस्ताव पास करके अंशों को समर्पण कर उसका स्वीकार कर लिया जाता है, आवेदन। इसमें लंबी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करती, इसमें सिंपल प्रक्रिया है, छोटी सी सिंपल प्रक्रिया क्या है? प्रस्ताव संचालक मंडल को दिया जाता है, संचालक मंडल के पास प्रस्ताव भेजा जाता है। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्यों? संचालक मंडल को प्रस्ताव दे दिया और प्रस्ताव करके उस प्रस्ताव को जब स्वीकार कर लिया तो आपके अंशों का
समर्पण भी हो गया। इसमें क्या होता है कि एक और बताऊं, समर्पण और हरण में एक फर्क और होता है। हरण याचना राशि से पहले नहीं होता, ठीक है ना। इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये दो प्रक्रियाएं पूरी होती है, और जब फर्स्ट कॉल मांगी जाती है या सेकंड कॉल ये नहीं चुकाते तब हरण किया जाता है। यहां तक तो प्रक्रिया होती है। और इसमें वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ये प्रक्रिया होती है। याचना राशि इसमें भी मांगी जाती है, लेकिन अगर आप स्वयं क्या करते हैं, समर्पण करते हैं तो आपने ये जो राशि जमा करवाई है ना, ये आपको क्या मिल जाएगी, रिटर्न मिल जाती है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। और जब हरण होता है तो ये जो राशि आपने जमा करवाई है वो आपको रिटर्न नहीं मिलती, ठीक है ना। इसमें ये राशि आपको रिटर्न नहीं दी जाती। उसके बाद इसी में बात आती है कि अंशों का ग्रहणाधिकार। तो अंशों पर जो ग्रहणाधिकार होता है वो किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है? अंशों पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग देय राशि की वसूली के लिए किया जाता है, और उन अंशों का विक्रय भी कर दिया जाता है। ग्रहणाधिकार के प्रयोग करने की दशा में संबंधित अंशों का विक्रय भी कर दिया जाता है, और ये अनिवार्य होता है। और यह वास्तव में ऋण के प्रति एक प्रकार से समान अधिकार प्राप्त होता है, और इसका प्रयोग, ये जो ग्रहणाधिकार हो गया ना कंपनी का हो गया वापिस, पहले था अंशधारी का, और इस स्थिति में अब अधिकार किसका हो गया, कंपनी का हो गया। तो कंपनी उन्हें रीसेल भी कर सकती है, ठीक है, और करना भी अनिवार्य होता है। और जो ये धनराशि आपसे प्राप्त हुई है, उस अंशधारी से प्राप्त हुई है, वो रिटर्न करने का कोई अधिकार नहीं है, और उस धनराशि पर भी कंपनी का ही अधिकार होता है। तो ये स्थितियां है ग्रहणाधिकार के संबंधित। तो आज हमारा ये समर्पण यानी कि हरण और समर्पण का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम यानी कि हमारे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स और उन पर याचना राशि, उनका हरण, उनका समर्पण, उनका ग्रहणाधिकार कंप्लीट है। कल हम ऋण पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।